हाँ भाई, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। और आज हम सब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बच्चों के मन में इसके प्रति बहुत सारी जलन है कि ये टॉपिक हमको समझ में नहीं आता, ये चैप्टर ही नहीं समझ में आता, पूरे चैप्टर गायब हो जाता है। तो उसका नाम है बायोमॉलिक्यूल। और बायोमॉलिक्यूल बच्चों को ऐसा लगता है कि हमको समझ में नहीं आया है, ये बायोमॉलिक्यूल चैप्टर बहुत ही बोरिंग है आया। तो आज हम अभी इसी वक्त बताने वाले हैं कि आपको बायोमॉलिक्यूल चैप्टर बोरिंग नहीं लगेगा और बायोमॉलिक्यूल चैप्टर आपको इतना आसान लगेगा, सबसे ज़्यादा आसान लगेगा। आइए समझ लेते हैं, ट्रेलर दिखाते हैं, मैं भी आपको समझ में फिलिया लीजिएगा और फील कर लीजिएगा। तो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ना हमें, ये सेल बायोलॉजी का चैप्टर है। देखिए, अगर मान लीजिए आप किसी आप सेल की बात करेंगे तो उसके अंदर 5K केमिकल्स होते हैं, 5K केमिकल प्रेजेंट, इसका मतलब 5000 केमिकल उसके अंदर पाए जाते हैं। अगर आप बात करेंगे, हमें पढ़ना है बायोकेमिस्ट्री। क्या पढ़ना है? बायोकेमिस्ट्री। और बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन को और फिजियो केमिकल रिएक्शन को। आया? किसके अंदर? ऑर्गेनिज्म के अंदर। जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा केमिकल रिएक्शन चल रहा है और फिजियो केमिकल रिएक्शन कौन सा चल रहा है, वो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। अगर आप बात करेंगे बायोमॉलिक्यूल का, किसकी बात करेंगे? बायोमॉलिक्यूल का, तो आप कह सकते हैं कि बायोमॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि कार्बन कंटेनिंग जो भी कंपाउंड होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो भी हो, नेसेसरी फॉर सेल मेटाबॉलिज्म एंड लाइफ प्रोसेस। मतलब कि हमारे लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए या सेल के मेटाबॉलिज्म के लिए जो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड आवश्यक होते हैं उनको बोलते हैं बायोमॉलिक्यूल, राइट। उसके बाद पढ़ेंगे सेलुलर पूल। सेलुलर पूल क्या होता है? अगर आप सेलुलर पूल की बात करेंगे तो बोलेंगे ऑल बायोमॉलिक्यूल, जितने भी बायोमॉलिक्यूल होते हैं प्रेजेंट इन अ सेल, जितने भी बायोमॉलिक्यूल होते हैं जो सेल में पूरे प्रेजेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सेलुलर पूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेलुलर पूल कहते हैं। ओके, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम चलते हैं इसमें हम चलते हैं आगे। सेलुलर पूल की बात हमने कर ली, अब हम चलते हैं सेलुलर पूल की बात करते हैं। तो अगर आप सेलुलर पूल की बात करेंगे, तो इसमें दो चीज आपको मिलेगा, एक मिलेगा एक्वस और एक मिलेगा नॉन एक्वस, मतलब ये पानी में नहीं होते। तो एक्वस तो होता है ये सारे जितने मॉलिक्यूल होते हैं डिस्पर्स इन वाटर, और बायोमॉलिक्यूल जो डिस्पर्स इन वाटर मतलब पानी में घुला होता है उसे बोलते हैं एक्वस। इसमें दो होगा, जो होमोजेनस नेचर का होगा बायोमॉलिक्यूल उसको बोलेंगे ट्रू सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन। और जो हेटेरोजेनस नेचर का होगा उसे क्या बोलेंगे हम? कोलाइडल सॉल्यूशन। आया? और जो लोग क्या होते हैं डिस्पर्स इन स्ट्रक्चर, कुछ लोग बायोमॉलिक्यूल स्ट्रक्चर में घुस जाते हैं, स्ट्रक्चर बनाने में मदद करते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा? सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, और क्या होगा? तीसरा आपका क्या होगा? क्रोमेटीन होगा, क्रोमेटीन। तो मैं कह सकता हूं, अगर आप सेलुलर पूल की बात करेंगे, आप कह सकते हैं कि सेल के अंदर जितने भी आपके बायोमॉलिक्यूल है उसको हम सेलुलर पूल कहते हैं। ओके, तो आप कह सकते हैं सेलुलर पूल को दो पार्ट में बांटा गया। वह बायोमॉलिक्यूल जो पानी में होता है उसको बोलते हैं एक्वस, और जो पानी में नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन एक्वस। ये सारे के सारे पानी में घुले होते हैं, तो बायोमॉलिक्यूल दो तरह के स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर सेम डिजाइनिंग रहेगी तो होमोजेनस बोलेंगे, उसी को ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर अलग अलग होंगे तो उसको बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर बायोमॉलिक्यूल अलग अलग होंगे उसको क्या बोलेंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन। नॉन एक्वस की बात करेंगे तो बोलेंगे सारे के सारे स्ट्रक्चर मदद करते हैं, जैसे मैंने कहा, जैसे सेल वॉल हुआ, सेल मेम्ब्रेन हुआ, क्रोमेटीन हुआ। इसमें ये वो बायोमॉलिक्यूल होते हैं जो सेल के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेलुलर पूल का मतलब क्या होता है। अब चलिए हम आगे चलते हैं। आगे चलेंगे तो बोलेंगे हाउ वी इन्वेस्टिगेट
बायोमॉलिक्यूल। तो हमें क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है। हमें क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है किसका, बायोमॉलिक्यूल का, कि मतलब किसी चीज में बायोमॉलिक्यूल कैसे पता करेंगे। तो आपको क्या करना होता है, 3 चीज लेना होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहला क्या आप लेंगे, पिस्टल लेंगे, फिर मोटर लेंगे, आपने सुना होगा, और क्या लेंगे, CCl3 COOH लेंगे। ये 3 आपको चीज़ें लेके चलना है। ओके, आपको बायोमॉलिक्यूल अगर इन्वेस्टिगेट करना है कि इस चीज़ में बायोमॉलिक्यूल है या नहीं है, छोटा है या बड़ा है, तो उसको क्या करना होगा, 3 सब्सटेंस आपको लेके चलना होगा। उसमें एक खुन्नुनी, जो आपने देखा होगा डॉक्टर जो होता है ऐसे करके दवा पहले पूछते थे, तो जो कटोरा होता है उसको हम पिस्टल बोलते हैं, और वो जो पिस्टल और उसको जो खुनता है उसको मोर्टल बोलते हैं। मोर्टल समझ में आया ना, मोर्टल कचोरा होता है, पिस्टल वो होता होगा, आगे पीछे समझ लीजिएगा। CCl3 COOH इसको बोलते हैं ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। क्या होता है, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। इसको हम इसमें पिनअप करते हैं। अब देखिए, अगर आपको बायोमॉलिक्यूल पता करना हो तो पिस्टल, मोर्टल और ये आपसे पूछेगा बायोमॉलिक्यूल इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमें क्या देना पड़ता है, तो हम बोलेंगे हमको देना पड़ता है ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, केमिकल फार्मूला याद करिएगा, CCl3 COOH। कभी कभी ऐसे लिख देता है CCl3 COOH, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ओके, आइए हम समझ लेते हैं। तो आपको क्या करना होगा, ये 3 चीज़ आपको चाहिए। अब कैसे इन्वेस्टिगेट होगा वही समझना होगा हमको, वही हमें समझना होगा कैसे इन्वेस्टिगेट हम करेंगे कि ये चीज़ बायोमॉलिक्यूल है या नहीं। तो आपको क्या करना होगा, आप ये एक लीफ ले लीजिए या मीट ले लीजिए, स्मॉल टुकड़ा, मीट का कोई स्मॉल टुकड़ा ले लीजिए। आप क्या करिए, इसमें डाल दीजिए ऐसे करके। आपने नाम सुना होगा, ये ऐसे होता है, ऐसे इसमें छोटे में डाल दीजिए। तो जब इसको इसमें आप डालेंगे तो इसमें क्या डाल दिए, CCl3 COOH ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड डाल दीजिएगा इसमें। तो ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएगा, इसका लेवल बदल जाएगा। जब ये टूट जाएगा तो इसको आप क्या करिए, आप इसको आप निचोड़ना पड़ेगा। तो आप जैसे छन्नी से छानते या कॉटन से छानिए या छन्नी से छानिए। अगर मान लीजिए इसको हम स्लरी बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये मेक स्लरी। जब इसको आप पूरी तरह से, क्योंकि जब आप धुकुन देंगे, ऐसे ऐसे करके धुकुन देंगे तो क्या होगा, ये स्लरी बन जाएगा, पेस्ट बन जाएगा। अब उस स्लरी को किसमें आपको डालना होगा, ऐसे मान लीजिए इसमें डाल दीजिए। जब इसको आप इसमें रखेंगे स्लरी को, तो जो बड़े बड़े कंपोनेंट होंगे ये इसमें रुक जाएंगे, जो छोटे छोटे कंपोनेंट होंगे ये यहाँ नीचे गिर जाएंगे। ये छन्नी है मान लीजिए, आया, जब ये नीचे गिरेगा तो 2 होगा। अब इस स्लरी को हमने इसमें डाला, इस स्लरी किसका बना, या तो लीफ का बना होगा या तो मीट, स्मॉल मीट का बना होगा, राइट, पेस्ट को बोलते हैं। तो ये जो इसमें रहेगा इसको बोलते हैं रिटेंटेट। जो इसमें रह गया उसको क्या बोलेंगे, रिटेंटेट। ऐसे को बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल, इसे क्या बोलेंगे, एसिड इनसॉल्युबल पूल। और जो फिल्ट्रेट यहाँ गिर गया उसे बोलेंगे एसिड सॉल्युबल पूल। क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्युबल पूल, हो गया। और इसी को बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। अब देखिए, तो हमने ये देखा कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं और कुछ ऐसे बायोमॉलिक्यूल हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं। जो ऐसे बायोमॉलिक्यूल जो आपके बहुत बड़े बड़े हैं और जो रिटेंटेट में रुक जाए उसको बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। ओके, और कुछ ऐसे बायोमॉलिक्यूल जो इससे छन के बाहर आ जा रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, एसिड सॉल्युबल पूल। इसका मतलब ये बहुत छोटे हैं और ये बहुत बड़े हैं। तो जो ये बायोमॉलिक्यूल जो बहुत बड़े हैं इनको बोलते हैं बायो मैक्रोमॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल। वह मॉलिक्यूल जो आपका एसिड इनसॉल्युबल पूल में रुक गया उसे क्या बोलेंगे, बायो मैक्रोमॉलिक्यूल। इसकी साइज क्या होती है, 800 से 1000 डाल्टन होती है इनकी साइज, आया। और जो आपका यहाँ से रिटेंटेट से पास होकर फिल्ट्रेट में आ गया, फिल्ट्रेट में उसे हम क्या बोलेंगे, बायो माइक्रोमॉलिक्यूल, आया। और इनकी जो साइज होती है लेस देन 8 डाल्टन से, मतलब लेस देन 800 डाल्टन। 800 डाल्टन से इनकी साइज क्या होती है, कम होती है, आया समझ में। तो हमने क्या किया, आपको हमने सोचा कि आइए हमें इन्वेस्टिगेट करते हैं कि बायोमॉलिक्यूल किसमें मतलब कैसा होता है, किस तरह से होते हैं, छोटा बड़ा हो सकता है। तो हमने क्या किया, हमने पिस्टल लिया, मोटल लिया और इसमें क्या डाला, CCl3 COOH, और यहाँ हमने मीट का टुकड़ा डाल दिया। इसको हमने स्लरी बनाया, पूरा पीस पास के बराबर करके स्लरी बनाया। स्लरी को हमने क्या किया, अब हमने निचोड़ने की कोशिश करी। जब उसको हम छानने के बाद इसको दबाएंगे तो जो फिल्ट्रेट होगा वो नीचे चला ही आएगा। तो जो बड़े बड़े बायोमॉलिक्यूल थे वो इसी छन्नी में रह गए। जैसे आपने चाय पत्ती को, जैसे आप चाय पत्ती को छान लेते हैं
चाय छन्नी से, ऐसे ही तो ये रुक जाता है, इसको हम रिटेंटेड बोलते हैं या एसिड इनसॉल्युबल पूल। तो बोलेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल जो होता है जिसके साइज 800 से 1000 डाल्टन होता है वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में रुक जाता है, ये इधर नहीं आता, उसको रिटेंटेड में रुक जाएगा। और जो जिसकी साइज छोटी होती है वो क्या आ जाता है, फिल्ट्रेट में चला जाता है, उसको बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। तो हमने ये समझा कि बायो मॉलिक्यूल दो तरीके से हो सकता है, जिसकी साइज 800 से 1000 के बीच में हो उसको बोलते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, और जिसको उससे कम हो उसे हम क्या बोलते हैं, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। अब कैसे कहेंगे आप बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, इसका मतलब बायो माइक्रो मॉलिक्यूल जुड़ जुड़ के किसको बनाता है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल को बनाता है। तो हम बायो मैक्रो मॉलिक्यूल अलग पढ़ेंगे और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल हम अलग पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ना होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपको मैं बोलूं कि ये देखिए बायो मैक्रो मॉलिक्यूल कैसे पहचानना होगा आपको, तो इसका मतलब बायो मैक्रो मॉलिक्यूल जुड़ जुड़ के बायो मैक्रो मॉलिक्यूल बनाता है। तो हम कहेंगे ये देखिए मैंने लिखा बायो माइक्रो मॉलिक्यूल, ओके, या मैंने लिखा बायो मैक्रो मॉलिक्यूल और यहाँ मैंने लिख दिया बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल, यहाँ मैंने लिख दिया बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो बायो मैक्रो मॉलिक्यूल में कौन कौन आएगा, देखिए इसमें आप मैंने बात करूँगा पहले अमीनो एसिड। ये जो अमीनो एसिड होते हैं ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, इनको जब हम जोड़ेंगे, जब इनको ढेर सारे अमीनो एसिड जोड़ेंगे तो क्या बनाएगा, ये प्रोटीन बनाएगा। तो प्रोटीन क्या है आपका, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, क्योंकि अगर ये प्रोटीन आएगा तो ये कहाँ पाया जाएगा, एसिड इनसॉल्युबल पूल में पाया जाएगा और ये एसिड सॉल्युबल पूल में पाया जाएगा। फिर आप देखिए न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड आपका क्या है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये क्या बनाता है, न्यूक्लिक एसिड बनाता है। तो न्यूक्लिक एसिड आपका क्या है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। अगर आप बात करेंगे मोनोसेक्राइड का, तो जो आपका मोनोसेक्राइड है ये क्या है आपका, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। और ये क्या है, पॉलीसेक्राइड क्या है आपका, जो पॉली आपका सेक्राइड है ये आपका है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल है। समझ में आया ना। तो ये जो जुड़ के इसको बनाएंगे तो पूछेगा न्यूक्लिक एसिड की बायो माइक्रो मॉलिक्यूल का नाम बताए तो क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। पॉलीसेक्राइड के बायो माइक्रो मॉलिक्यूल का नाम बताए तो क्या बोलेंगे, मोनोसेक्राइड। इसमें क्वेश्चन आगे पीछे करके पूछा जा सकता है, तो इसमें कोई भी आपको कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं। चलिए अब जो हमारे पास टॉपिक आती है, एनसीईआरटी को हम अलग से पढ़ाएंगे, उसकी आप चिंता मत करिएगा। अब जो हमारे पास टॉपिक आती है उसका नाम है अमीनो एसिड। क्या टॉपिक है, उसका नाम है अमीनो एसिड। तो आइए हम अमीनो एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं। अगर आप अमीनो एसिड की बात करते हैं, अमीनो एसिड का, तो इसको मैं शॉर्टकट में ऐसे लिखता हूँ, तो समझिए मैं बोल रहा हूँ अमीनो एसिड के बारे में। तो सबसे वेटेज जो है इस टॉपिक से अमीनो एसिड का है। अमीनो एसिड की तरह का बायो माइक्रो मॉलिक्यूल है। अमीनो एसिड की आप बात करेंगे तो इसको हम कह सकते हैं 300 अमीनो एसिड प्रेजेंट हैं, बट हमें कितना पढ़ना होता है, वी स्टडी ओनली 20 अमीनो एसिड, हमें 20 अमीनो एसिड पढ़ना है, ओके, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना होता। अगर आप बात करेंगे अमीनो एसिड, तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूटेड मेथेन है, सब्स्टिट्यूटेड मेथेन है। जो आपका अमीनो एसिड होता है ये सब्स्टिट्यूटेड मेथेन है। आपने मेथेन का नाम सुना होगा। जो मेथेन होता है इसके पास फार्मूला होता है CH4 आया, स्ट्रक्चर फार्मूला देखिए ऐसे होता है। तो आपको क्या करना है, इसका जो कार्बन नंबर, ये जो हाइड्रोजन, तो इसमें क्या करना होता है, हमें इसके 2 हाइड्रोजन को रिमूव करके यहाँ आपको जोड़ देना है NH2 ग्रुप और यहाँ जोड़ देना है COOH ग्रुप। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया किसका, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया किसका, अमीनो एसिड का। तो आप बोलेंगे जो अमीनो एसिड होता है, और ये जो R है इसको बोलते हैं वेरिएबल ग्रुप। क्या बोलते हैं, वेरिएबल ग्रुप, यही वेरी करता है। तो अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ये है। तो बोलेंगे अमीनो एसिड के पास 3 ग्रुप होता है। एक का नाम होता है अमीनो ग्रुप, इसका नाम क्या होगा भाई, इसका नाम होगा अमीनो ग्रुप आया, और इसका नाम क्या होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया, और इसका नाम क्या होगा, वेरिएबल ग्रुप, यही वेरी करता है। इसी के बेस पे सारे अमीनो एसिड वेरिएबल ग्रुप इसको बोलते हैं, यही वेरी करता है। इससे ज़्यादा फिर क्या होता है, अलग अलग अमीनो एसिड इसी के बेस पे बन जाता है। तो आप कह सकते हैं जो अमीनो एसिड होता है इसके पास क्या होता है, अमीनो एसिड के पास NH2 अमीनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, ये सारे किससे अटैच होते हैं, कार्बन से। तो वह कार्बन जिससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। और वह अमीनो एसिड जिसके पास अल्फा कार्बन है उसे बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, वह कार्बन जो COOH ग्रुप से जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। मेरी केमिस्ट्री ज़्यादा तगड़ी नहीं है, अल्फा कार्बन क्या होता है एक बार पढ़ लीजिएगा। और वह अमीनो एसिड जिसके पास अल्फा कार्बन हो तो उसको बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ओके। अगर आप बात करेंगे अमीनो एसिड का, ठीक, तो मैंने बताया कि हमें 20 अमीनो एसिड पढ़ना ही होता है। कितना, 20 अमीनो एसिड। तो आइए समझ लेते हैं।
अब देखिए अमीनो एसिड पढ़ना है, अब इसमें क्या पढ़ना होता है आपको, टाइप ऑफ अमीनो एसिड पढ़ना है। तो टाइप ऑफ अमीनो एसिड आपको हम बाद में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ अमीनो एसिड, लेकिन हमें जो पढ़ना होगा सबसे बड़ा जरूरी ये है कि हमें कौन सा अमीनो एसिड पढ़ना होगा। तो कौन सा टॉपिक है, हाँ देखिए, अमीनो एसिड फॉर्म ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन, ज्यूटर आयन, जो अमीनो एसिड होता है ये ज्यूटर आयन बनाता है। ज्यूटर आयन का मतलब क्या होता है, ज्यूटर आयन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है N3HCCOOH, यहाँ ये चलेगा, यहाँ चलेगा, तो क्या होता है जो अमीनो ग्रुप होता है इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जो ये होता है इसके पास क्या होता है निगेटिव चार्ज होता है, तो उसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। एक ऐसा अमीनो एसिड जिसके पास पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चार्ज से क्या बोलते हैं, ज्यूटर आयन। तो जब ये अपने आप में एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है तो ये बनाता है, तो क्या होता है इसके अमीनो ग्रुप के पास पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और सॉरी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज होता है, उसको बोलते हैं ज्यूटर आयन। तो अमीनो एसिड क्या बनाता है, ज्यूटर आयन बनाता है। ओके, ये मैं मिटा देता हूं। दूसरी बात करेंगे, अगर अमीनो एसिड की आप बात करेंगे तो अमीनो एसिड एम्फोटेरिक नेचर का होता है। जो अमीनो एसिड होता है एम्फोटेरिक इन नेचर, आया, अमीनो एसिड एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। इसका मतलब एसिडिक मीडियम में बिहेव करते हैं बेसिक का। अगर अमीनो एसिड को एसिडिक मीडियम में डाला जाएगा तो बिहेव कैसे करेंगे, बेसिक मीडियम का। अगर इनको बेसिक मीडियम में डाला जाएगा तो ये बिहेव करते हैं एसिडिक मीडियम का। आया, नहीं समझ में आया। अमीनो एसिड आपका एम्फोटेरिक नेचर का होता है। अगर इसको एसिड में डालेंगे तो ये बेसिक नेचर से करता है, अगर आप बेसिक मीडियम में डालेंगे तो एसिडिक नेचर शो करता है। इसकी प्रॉपर्टी है, आपको जब ये पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री में क्लास सेकंड ईयर के, तो और समझ लीजिएगा। ओके, तो ये सारा कैरेक्टर था अमीनो एसिड का। अगर हम अमीनो एसिड के टाइप की बात करेंगे जो एनसीईआरटी में दिया गया है, आइए उसको समझ लेते हैं हम। अगर अमीनो एसिड के हम टाइप की बात करेंगे जो अमीनो एसिड दिया गया है, तो उसको आइए हम समझ लेते हैं। चलिए कैसे समझेंगे, नोट्स, पूरा नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मेरे मिल जाता है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसका नाम है डीसी एकेडमी, डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, उसको आप क्लिक करिएगा तो बायोलॉजी डंका में डीसी एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो को अपडेट करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आपको हमारे बायोलॉजी क्लास का रूबरू होने का मौका मिले। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप मान लीजिए अमीनो एसिड की बात करते हैं तो आपने ऐसे बनाना है NH2 COOH और यहाँ क्या होगा, H होगा, यहाँ R होगा। तो R में क्या करना होगा, हमें कुछ चीज़ें जोड़ लेना है। अगर मान लीजिए इस R पे आप लगा देते हैं H तो उसको बोलते हैं ग्लाइसिन। अगर यहाँ जोड़ देते हैं C3 उसको बोलते हैं एलानाइन। और यहाँ CH2OH जोड़ देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं आप, सेरीन बोलते हैं। आया, इसका मतलब ये पूरा अमीनो एसिड है और इसी R पे आपको H लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लाइसिन बन जाएगा। यहाँ CH2 लगा देंगे, क्या बन जाएगा, CH3 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एलानिन हो जाएगा। यहाँ CH2OH जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सेरीन बन जाएगा। ग्लाइसिन की सबसे खास बात ये होती है ग्लाइसिन की, ये इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव होता है। क्या होता है, इनएक्टिव होता है और ये सिंपलेस्ट होता है। ये इनएक्टिव पूछेगा, इनएक्टिव अमीनो एसिड का नाम बताए, उसका नाम होता है ग्लाइसिन। ओके, और एलानिन हुआ, सेरीन हुआ, ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक्टिव अमीनो एसिड होते हैं। एक्टिव अमीनो एसिड होते हैं, एक्टिव अमीनो एसिड इनको बोलते हैं। याद रखिएगा, पूछेगा एक्टिव अमीनो एसिड में सारे 20 अमीनो एसिड हमें पढ़ना है, उसमें एक जो होता है इनएक्टिव, उसका नाम होता है ग्लाइसिन। अच्छा, दूसरी बात ये है ग्लाइसिन के पास कायरल कार्बन नहीं होता। आप कहेंगे सर कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है, आइए हम समझते हैं। कायरल कार्बन क्या होता है उसको आइए हम समझते हैं। तो हमने आपको अभी क्या समझाया, मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूँ। जैसे हमने कहा, मान लीजिए ये अमीनो एसिड है NH2CCOOH, यहाँ H है और मैंने यहाँ H जोड़ दिया तो इसका नाम पड़ गया आपका ग्लाइसिन। क्या हो, नाम पड़ गया ग्लाइसिन। ओके, अगर यहाँ मान लीजिए NH2 है, यहाँ C है, यहाँ COOH है, यहाँ H और मैंने यहाँ जोड़ दिया CH3, इसका नाम पड़ गया एलानाइन। ओके, और अगर यहाँ NH2 है, यहाँ C है, यहाँ COOH है और यहाँ H है और यहाँ CH2OH है, तो इसको बोलेंगे सेरीन। क्या बोलेंगे, सेरीन। ये सारे के सारे एक्टिव होते हैं। ओके, तो ये ग्लाइसिन की अगर बात करेंगे तो ग्लाइसिन के बाद देखिए वह कार्बन जिसके पास 4 ग्रुप अलग अलग हों,
तो यहाँ देखिए, इसको बोलेंगे कायरल कार्बन, इसको बोलेंगे कायरल कार्बन। इसका मतलब एलानिन और सीरीन में क्या है, कायरल कार्बन प्रेजेंट है, कायरल CHIRAL कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, आया। लेकिन ग्लाइसिन में क्या होता है, कायरल कार्बन अब्सेंट होता है, कायरल कार्बन जो होगा इसमें अब्सेंट होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कार्बन से 2 हाइड्रोजन सेम जुड़ गए हैं, वह कार्बन जिससे अलग अलग ग्रुप जुड़े हो, यहाँ देखिए सारे ग्रुप अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे कायरल कार्बन। तो यहाँ क्या है आपका, कायरल कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ भी और यहाँ भी, इसी का मतलब कार्बन, यहाँ कायरल कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ आपका कायरल कार्बन क्या है, अब्सेंट है। कायरल कार्बन क्या है आपका, अब्सेंट है, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बन इससे डिफरेंट तो 2 ही ग्रुप जुड़े हैं, बाकी ये दोनों सेम है। तो वह कार्बन जिससे अगर डिफरेंट ग्रुप नहीं जुड़े हो तो उसे कायरल कार्बन नहीं कहते। तो आप कह सकते हैं ग्लाइसिन में क्या होता है, कायरल कार्बन अब्सेंट होता है, और ये इनएक्टिव होता है, बाकी सारे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। एक्टिव अमीनो एसिड में सारे आते हैं इसी को छोड़ के। ओके, कायरल कार्बन समझ में आया, एक ऐसा कार्बन जिससे अलग अलग ग्रुप जुड़े हो, सेम ग्रुप ना जुड़े। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ अलग अलग सारे ग्रुप अलग है, ए बी ग्रुप अलग है, ए बी ग्रुप अलग अलग है, ए बी अलग है, ए बी अलग है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं आप 2 सेम आ गए, इसलिए आप बोल सकते हैं कि ग्लाइसिन में कायरल कार्बन नहीं पाया जाता है। ओके, अब अगर आपको अमीनो एसिड का नाम याद रखना है कि अमीनो एसिड कितनी होती हैं, ट्रिक क्या है एनसीईआरटी का, तो एक मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में हम जिक्र करेंगे। किसके बारे में, इसेंशियल अमीनो एसिड के, इसेंशियल अमीनो एसिड की बात करेंगे, इसेंशियल अमीनो एसिड। ओके, या आप बात करेंगे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसका मतलब होता है नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। देखिए, इसेंशियल अमीनो एसिड कैन नॉट मेड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में नहीं बनती हैं, और इसेंशियल इन डाइट, हमारे डाइट में बड़ी जरूरी होती है, इसेंशियल इन डाइट। ओके, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड मेड आवर बॉडी, मेड बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी इसको बनाती है, और नॉट इसेंशियल इन डाइट, हमारे इसेंशियल में इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, नॉट इसेंशियल इन डाइट, हमारे डाइट में इसकी कोई जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती। तो इसेंशियल अमीनो एसिड कितनी होती है, 9 होती हैं, 9 होती हैं। उसका ट्रिक है, मिल टीबी लेके पीटीएच पर, इसका ट्रिक क्या है कि मिल टीबी लेके पीटीएच पर, ये सारे के सारे इसेंशियल अमीनो एसिड हैं। क्या है, इसेंशियल अमीनो एसिड हैं, और इन्हीं इसेंशियल अमीनो एसिड को आपको याद करना होगा। एक बार मैं इसका फुल फॉर्म देख लेता हूँ, कहीं यहाँ पर गड़बड़ ना हो। चलिए, तो इसेंशियल अमीनो एसिड का आपसे ट्रिक पूछेगा कि बताइए इसेंशियल अमीनो एसिड कौन कौन सी होती हैं, या ऑप्शन में आपसे पूछ लेता है। तो यह का मतलब होता है मीथियोनिन, मीथियोनिन। आई का मतलब होता है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। इसका मतलब होता है ल्यूसिन, और एक और होता है लाइसिन। कंफ्यूज मत रहिएगा, ल्यूसिन और लाइसिन में फर्क होता है। टी का मतलब थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। वी का मतलब वेलिन। पी का मतलब फेनिल एनालिन, फेनिल एलानाइन। इसका मतलब क्या होगा, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। और इसका मतलब होगा हिस्टीडीन, हिस्टीडीन। ये जो आपकी 9 अमीनो एसिड है, ये सारी के सारी एसेंशियल अमीनो एसिड में आती हैं, और आपको याद रखना होता है। इसका ट्रिक है मिल टीबी लेके पीटीएच पर। तो इसका फुल फॉर्म है, मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा इसेंशियल और नॉन इसेंशियल क्या होते हैं। इसेंशियल हमारे बॉडी में नहीं बनती, इसको हमें बाहर से लेना पड़ता, बहुत ही इसेंशियल होती है हमारे लिए, और ये हमारी बॉडी में बनती है, इसलिए क्या है, घर की मुर्गी दाल बराबर। चलिए, अब आगे हम चलते हैं। क्या आपने कोई ऐसा शॉर्ट ट्रिक्स सुना है जो आपको पूरी अमीनो एसिड याद करा दे, उसका फंक्शनल ग्रुप बता दे, कौन सी अमीनो एसिड ये भी बता दे, और कौन किसको प्रिकर्सर है ये भी बता दे, किसको उकसाता है ये भी बता दे? तो आइए हम पेश करते हैं अमीनो एसिड का शॉर्ट ट्रिक। वो सिर्फ को आपको समझने के लिए सिर्फ 1 मिनट लगेगा, और आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा तो आपको बेहद समझ में आएगा। आइए, ट्रिक का नाम है नाबे साले पीठ ते मांजो। ट्रिक का नाम है नाबे साले पीठ ते मांजो। आइए समझते हैं। देखिए लिखा गया है ना बे साले पीठ ते मांजो। ले और जो का कोई मतलब नहीं। एन का मतलब होता है न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड में 3 आती है। इसका ट्रिक है गांव। जी मतलब ग्लाइसिन, ए का मतलब एलानिन, और वी का मतलब वेलिन। ग्लाइसिन में ग्लाइसिन कैसे बनता है, अगर हम मैं इसका बता देता हूँ, इसका मैं बता देता हूँ NH2C
COOH H और यहाँ R। तो ग्लाइसिन कब बनेगा? जब R पे क्या लगा देंगे? H लगा देंगे। एल्कीन कब बनेगा? जब R पे क्या लगा देंगे? CH3। और वेलिन हमें बनाना नहीं, ये नहीं आता। चलिए, अल्कोहलिक अमीनो एसिड का नाम है, अल्कोहलिक अमीनो एसिड का नाम होगा सीरीन। क्या नाम होगा? सीरीन। और सीरीन तब बनेगा जब R पे क्या लगा देंगे आप? CH2OH लगा देंगे। आगे A का मतलब होता है एसिडिक अमीनो एसिड, इसमें आता है ग्लूटामिक एसिड। और ग्लूटामिक एसिड का ट्रिक है काटू काटू कोच। तो अगर R पे आप काटू काटू कोच लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ग्लूटामिक एसिड बन जाएगा। B का मतलब बेसिक, उसमें आता है लाइसिन। आपसे पूछेगा बेसिक अमीनो एसिड का नाम बताए तो आप बोलेंगे लाइसिन। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड की बात करेंगे तो CH2SH है, यस का मतलब सल्फर होता है, इसको आप यहाँ लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। एरोमेटिक का होता है, इसको आप यहाँ लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा? एरोमेटिक अमीनो एसिड। P का मतलब होता है फेनिल एलानिल, और T का मतलब ट्रिप्टोफैन, और T का मतलब टायरोसिन। ये सारी यहाँ के लेके इतनी अमीनो एसिड है जो आपको याद करनी होती है। टायरोसिन की आप बात करेंगे तो टायरोसिन इन सबका प्रिकर्सर है, इनको उत्सर्जना देता है, उकसाता है। किसको किसको? थायराइड ग्लैंड को, एपिनेफ्रिन को, मेलानिन को और नॉर एपिनेफ्रिन को। थायराइड ग्लैंड क्या होता है? थायराइड ग्लैंड वो होता है जो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन का क्या करता है? मेटाबॉलिज्म करता है। अगर थायराइड ग्लैंड को आयोडीन नहीं मिला, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, अगर उसको आयोडीन नहीं मिला काम करने के लिए तो आपको गॉइट्रिक बीमारी होती है, उसे बोलते हैं घेघा। ओके, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन तब निकलता है जब आपको पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का आगमन होता है। मेलानिन क्या होता है? जो आपकी बॉडी में कलर देता है, जो आपका मेलानिन होता है ये छाई में ज़्यादा काम करता है। अगर आपको गोरा होना है, गोरहर होना है, अगर आप चाहते हैं एकदम चमचमाए चेहरा तो क्या करिए आप? छांव में ज़्यादा रहिए, धूप में कम रहिए। तो मेलानिन आपका छांव में ज़्यादा एक्टिव रहता है। ओके, तो ये था अमीनो एसिड का ट्रिक। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो बहुत सारी देखनी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पूरी बायोलॉजी मजे से पढ़ाई जाए, खूब अच्छे से पढ़ाया जाए और आपको ईजी वे में समझ में आ जाए, तो हमारे वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि और भी बच्चे जान पाए और उनको भी नॉलेज मिल सके कि अमीनो एसिड ऐसे भी याद करा जा सकता है। ओके, तो मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे पूरा बायोमॉलिक्यूल का सेकंड लेक्चर। तो वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा। अगर आपको कोई डाउट हो या आपको बायोमॉलिक्यूल के किसी टॉपिक में डाउट हो या सेल चैप्टर के किसी टॉपिक में डाउट हो या सेल डिवीजन में किसी टॉपिक में डाउट हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी सेल चैप्टर का नोट किसका बायोमॉलिक्यूलर नोट्स चाहिए तो आप हमारे बायोलॉजी डंका बोल रहा हूँ, सॉरी, बायोलॉजी DC एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप को जरूर जुड़े। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में पूरा वीडियो पड़ी है, आप उसको जाके देख सकते हैं। क्लिक करिए और देखिए, आपका भविष्य उज्जवल हो, हमारी यही मनोकामना है। ओके, थैंक यू।